दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम देखेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर ली। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, उन पर मास कितना है, उनका चार्ज कितना है, इससे रिलेटेड हमने एक क्या कर ली, सारणी बना ली थी, टेबल बना ली थी। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाई मास रेशियो, आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण किया गया। जे थॉमसन को इसका क्रेडिट जाता है। इन्होंने क्या किया, जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, इसी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में की उपस्थिति में करवा के देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में करवा के देखा। इसी से इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो निकल कर आया, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को चार्ज को कैसे डिटरमाइन किया गया। नेगेटिव का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। आज हमें ये चीज पता है, लेकिन ये पता नहीं थी पहले। तो कैसे इसको पता किया गया, इसके लिए मिलिकन की ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या मेथड, जो भी आप कहें। तो उससे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है नेगेटिव का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, उसको निकाला गया था। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एटॉमिक मॉडल्स पर आ जाएंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी तो हो चुका है। ठीक है, अब ये परमाणु के अंदर किस प्रकार व्यवस्थित है, पहले चीज पता नहीं थी। आज तो मैंने पिछले लेक्चर में एक लेक्चर बना दिया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज ई मान लेता हूं, Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज बाय मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो का निर्धारण, आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण। इसका जो है क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी जे थॉमसन को जाता है। लगभग 1897 की बात है। ठीक, इन्होंने जे थॉमसन ने क्या किया, तो एक कैथोड रे ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट था, तो मैंने पीछे एक्सपेरिमेंट था, इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में कराया। और देखिए, कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन ही तो थे जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे, जो कैथोड की मेटल से निकले थे एनर्जी मिलने का। कैथोड रेज क्या थी, इलेक्ट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तथा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखा, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, लंबवत, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इस प्रकार रखते हुए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था, वो हम आपके सामने अभी चित्र बना देता हूं। ठीक है, अच्छे से हम पढ़ेंगे। सेटअप वही है थोड़ा सा। अब की बार क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब थोड़ी आगे से हम चौड़ी कर देंगे। इसको मिटा देता हूँ, आप ये हेडिंग डाल लीजिए। इसको ही मिटा देता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर ही हम पढ़ रहे हैं, कुछ और तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखना जरूरी थोड़ी है, नहीं है ना। तो चलिए, इसका जो सेटअप है अभी बना देता हूं मैं। ये देखिए, ये ग्लास ट्यूब है। ये अब आगे जाके थोड़ी ऐसे चौड़ी हो जाती है, टन टन न, थोड़ी सी इस प्रकार। इसको हमने क्या कर दिया, बल्ब जैसी दिख रही है ना, बल्ब जैसी दिख रही, थोड़ा सा गलत बन गया। तो कैथोड रे ट्यूब है वो इस प्रकार बना देंगे।
ठीक है, आगे जाके थोड़ी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है एक मेटल की प्लेट लगी हुई है, मेटल प्लेट है जो बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ी हुई है, नेगेटिव टर्मिनल से। और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और एक और प्लेट जुड़ी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। लेकिन एनोड में क्या है, बीचों बीच एक बड़ा सा होल कर रखा है ताकि इससे एनोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन इसको पार करके जा सके। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो मेटल की इलेक्ट्रोड, मेटल का जो रोड है या फिर ये प्लेट है मेटल की, इसको हमने क्या बोला था, कैथोड बोला था। अब भी हम कैथोड ही बोलेंगे, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है उसको हम एनोड बोलते हैं, अब भी हम एनोड ही बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और इस बल्ब की जो ये स्क्रीन है ना, कांच की ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब, इसको जिंक सल्फाइड से लेपित कर दिया हमने। ठीक है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ये, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है जो कि क्या है, एक स्फुरदीप्ति पदार्थ है। इस पर कोई पार्टिकल जब हिट करता है तो ये क्या चमक पैदा करती है। ठीक है, स्फुरदीप्ति पदार्थ जब हिट करता है, स्फुरदीप्ति पदार्थ से बनी है जिंक सल्फाइड, जब कोई हिट करता है तो ये चमक पैदा करती है कि नहीं है। जब देखिए, जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे, आपको पता है कैथोड से क्या निकलेंगे, ये ग्लास की ट्यूब है, देख लीजिए यहाँ, ग्लास ट्यूब, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड ट्यूब बोलते हैं। जैसे ही हम बैटरी ऑन करते हैं, आपको पता है इसमें ये मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। और हाई वोल्टेज वाली बैटरी तो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो सीधी रेखा में इस प्रकार गमन करेंगे, आपको पता है। और कैथोड रेज की बीम जो है इस होल को पार करते हुए इस प्रकार आएगी। जब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या ये जो कैथोड रेज निकली है, ये कैथोड रेज सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस प्रकार मैं बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन है ना, अच्छा थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी, चलो बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन में ये इस प्रकार मूव करती है। आप स्ट्रेट लाइन बना लेना मुझसे, थोड़ी स्ट्रेट लाइन में कौन करती हूँ, यहाँ इस पॉइंट पर टकराती है और यहाँ पर क्या करती है, ये चमक पैदा करती है, चमक पैदा करती है। इस प्रकार स्ट्रेट लाइन मूव करते हुए ये चमक पैदा करती है। और जहां ये हिट करती है इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, चमक पैदा करती है। देखो खुली आंखों से तो हमें दिखेगा नहीं, वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, खुली आंखों से हमें दिखा है। यहाँ पर हिट की, चमक पैदा की, तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई चीज आगे टकराई है, चमक पैदा होने का इसका पता चला, इसको पॉइंट ए मान लिया। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव प्लेट, जबकि नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव प्लेट हमने लगा दी। ठीक है, नेगेटिव प्लेट लगा दी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं ई वेक्टर। ठीक है, मान लेता हूं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, आपको पता है कैथोड रेज सीधी रेखा में जाकर पॉजिटिव प्लेट की ओर थोड़ी डिफ्लेक्ट होगी, डेविएशन शो करेगी, विक्षेपित होगी, पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होगी और सीधी रेखा में गमन न करके थोड़ी इस प्रकार ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, और ऊपर की ओर जाते हुए ये मान लो इस पॉइंट पर हिट करती है, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं। और पता कैसे चलता है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, इस पर जब कोई पार्टिकल टकराता है तो चमक पैदा करता है, बी पर टकराया। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार के लिए मान लीजिए मैंने हटा दिया। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूं, जिसका नॉर्थ पोल ये है और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये इस प्रकार है, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड की तरफ है। ठीक है, समझ जाएंगे थोड़ा चित्र। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक बार के लिए मान लीजिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड
में जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं इस प्रकार है, बोर्ड की तरफ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। ठीक है, ठीक है। और जब कोई चार्ज पार्टिकल इन चुंबकीय रेखाओं को काटते हुए मतलब इनके लंबवत गुजरता है तो इन पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा एक फोर्स लगता है। ठीक है, जिसे हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। ये जो अंगुली है ये दर्शाती है इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये उंगली दर्शाती है जो चार्ज पार्टिकल है उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को, किस दिशा में वो गति कर रहा है। और ये अंगूठा दिखाता है कि उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन, उस पर लगे जो बल है किस दिशा में बल लगेगा उसको दर्शाता है। मैं इस अंगुली को बोर्ड की तरफ कर देता हूँ क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन बोर्ड की तरफ है, और ये उंगली इधर की तरफ है, कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उसकी डायरेक्शन ये है। तो ऊपर की ओर फोर्स लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है और ये बना है पॉजिटिव पार्टिकल के लिए। पॉजिटिव पार्टिकल होता तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता मैग्नेटिक फील्ड के कारण, लेकिन इलेक्ट्रॉन है उल्टा है तो उस पर ऊपर की ओर फोर्स न लग के नीचे की ओर फोर्स लगता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे की ओर खींचता है। तो इस कैथोड रेज में नेगेटिव पार्टिकल है तो ये सीधी रेखा में गति न करके इधर की ओर थोड़ी डेविएट होती है और इस पॉइंट पर टकराती है। इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार की बात है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये बी पर जाती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो तो सी पर जाती है, जब दोनों नहीं हो तो ए पर टकराती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर खींच रहा है, कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन से बनी, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर खींच रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा नीचे की तरफ लगाया, देखिए ये ऊपर खींच रहा है ये नीचे खींच रहा है, दोनों बराबर हो जाए तो भी तो ये सीधी रेखा में जाएगा नहीं जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल हो जिस पर देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर मैं चार्ज ई मान लेता हूं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई क्रॉस ई, इतना चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स है, एफ ये निकाले एफ इलेक्ट्रिक, तो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ई, और ये ऊपर की ओर लगेगा, आपको पता है ऊपर की ओर इसकी डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसमें जो फोर्स लगेगा एफ मैग्नेटिक मान लेते हैं हम इसको, वो लगेगा ई मतलब पार्टिकल पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई मान लिया हमने, उसका वेग वी इलेक्ट्रॉन का वेग, और बी बी होता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई वी बी। जब एफ मैग्नेटिक और एफ इलेक्ट्रिक बराबर हो जाए इस कंडीशन में भी जो कैथोड रेज होती हैं सीधी रेखा में जाती है और बिंदु ए पर हिट करती है। ठीक है, इस प्रकार जो ये डेविएशन आया है ना, इस डेविएशन को नापकर ही इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो को मापा गया। ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो को मापा गया। ठीक है, ये एक तो 2 फॉर्मूलेज हैं, इनको अभी मैं मिटा देता हूं, उसके बाद अच्छे से लिख दूंगा। चार्ज बाय मास रेशियो कितना आया वो भी लिख दूंगा। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से जो है चार्ज बाय मास रेशियो को डिसाइड किया गया, डिटरमाइन किया गया, और इसको क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। ठीक है, मिटा देता हूं, चित्र आप बना लीजिए। ठीक है, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन था उस पर एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर ही तो लगता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको अच्छे से, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ऊपर की ओर डायरेक्शन मैंने दिखा दी। इसी प्रकार एफ मैग्नेटिक लग रहा है उस पर, उसका क्या है था ई वी बी, जहां वी क्या है वेग है कैथोड किरण का, कैथोड रे का मतलब इलेक्ट्रॉन का, और ये नीचे की ओर लग रहा है। और जब एफ ई इज इक्वल टू एफ एम हो जाए, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ टकराते हैं, जाके ए पर टकराते हैं, टकराते नहीं टकराते। तो ये कंडीशन की बात करें तो एफ ई बराबर एफ एम हो जाए, मतलब ई क्रॉस ई इज इक्वल टू ई वी बी, ये हो जाए, ई से ई गया। इस प्रकार ई बराबर क्या आया वी बी, बी है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट। इस प्रकार जो कैथोड किरण मतलब इलेक्ट्रॉन है उसका वेग हम निकाल सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्या मैग्नीट्यूड्स का पता हो, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। समझ में आई चीज? चलिए लिख लीजिए, अच्छी बात है। और जो चार्ज बाय मास रेशियो आया इलेक्ट्रॉन के लिए इस एक्सपेरिमेंट से, चार्ज बाय मास रेशियो जो निकल के आया वो आया 8.758820 इंटू 10 टू द पावर 11
कूलम पर केजी। इसको मैं लिखना चाहूं तो इस प्रकार लिख सकता हूं, 1.76 लिख दूं, इस प्रकार भी लिख सकता हूं, 11 कूलम पर केजी। और ग्राम, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो तब इस कंडीशन में क्या आएगा, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 किलो, सॉरी 11 नहीं 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, इस प्रकार चार्ज बाई मास रेशियो इलेक्ट्रॉन पर आया, लिख लीजिए कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, कूलम पर ग्राम। ठीक है, इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाई मास रेशियो, आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण कर लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव का 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, इसको डिटरमाइन कैसे किया गया, इससे संबंधित एक्सपेरिमेंट जो था वो था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो राइटिंग है मेरी थोड़ी अजीब सी है, लेकिन आपको समझ आ जाए आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी मोटी मोटी और थोड़ी अजीब सी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है अच्छे से, आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है बोर्ड पर। ठीक है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट द्वारा हमने निर्धारित किया, किस लिए किया गया, फॉर डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है इसको निर्धारित करने के लिए मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप। चलिए इसका सेटअप जो था मैं बना देता हूं, अभी बना देते हैं, आपको पूरा सेटअप बना के समझा देते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी चीजें आपको बता दी जाएगी। हेडिंग डाल दीजिए मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, किस लिए, फॉर डिटरमिनेशन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसलिए चलिए इसमें एक कंटेनर लिया गया, एक हम कंटेनर ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं कंटेनर, ये ले लिया हमने कंटेनर ले लिया। ठीक है, ये ऊपर से हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया ढक्कन इसका, ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाया गया है, एक ऐसी चीज लगाई गई, देखो यहाँ पर एक थैला सा लटकाया गया है। ठीक है, इसमें तेल भर दिया गया है, ऑयल भर दिया गया है, और इसमें एक पतली सी पाइप जिसे केस नली कहते हैं डुबो दी गई है, इसमें क्या है, तेल भर दिया गया है, और इसमें पीछे क्या लगा दिया गया है, ये जो होता है ना, वो साइकिल में हॉर्न लगा होता है, उस पीछे से वो पिचकाते हैं तो पौ पौ की आवाज आती है, वही जुगाड़ है ये। जब हम इसको पिचकाएंगे तो केस नली से होती है, जो तेल होता है ना, ये कंटेनर में आ जाएगी, तेल की फुहार कंटेनर में आएगी, ऑयल ड्रॉपलेट्स कंटेनर में आ जाएगी, इसलिए ये लगाया गया है। और यहाँ पर क्या ली गई है, एक मेटल की प्लेट ले ली गई है, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा छेद है, होल कर दिया है। ठीक है, और अच्छा कंटेनर का पेंदा भी बांध देते हैं, चलो पेंदा बना लेते हैं, कंटेनर का ही पेंदा बन गया। और पेंदे में भी एक क्या लगा रखी है हमने, मेटल की प्लेट लगा रखी है। अब इन मेटल की प्लेट्स का क्या काम है अभी बताया जाएगा। और यहाँ पर एक हमने क्या लगा रखा है, एक्सरे सोर्स लगा रखा है। अब ये एक्सरे सोर्स क्यों लगा रखा है, ये एक्सरे सोर्स जो ऑयल ड्रॉपलेट्स आएंगी उनको आयनाइज करने के लिए, फॉर आयोनाइज द ऑयल ड्रॉपलेट्स को आयनाइज करने के लिए एक्सरे सोर्स लगाया गया है। और यहां पर क्या लगाया गया है, हमने एक माइक्रोस्कोप लगा रखा है। क्या लगा रखा है, माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्यों लगा रखा है भाई, ये जो माइक्रोस्कोप है ये ऑयल ड्रॉपलेट की जो मूवमेंट है इस कंटेनर के अंदर उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए, फॉर ऑब्जर्व द
मूवमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, ये जो मेटल की जो प्लेट है ना, ये जो मेटल की प्लेट है, इनको बैटरी से जोड़ा गया है। ऊपर वाली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और नीचे वाली प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। मेटल की प्लेट है ये, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस प्रकार नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है? मेटल की प्लेट है, मेटल प्लेट। ये भी क्या है? मेटल की प्लेट है, मेटल प्लेट, धातु की प्लेट, छिन्नी प्लेट है, प्लेट। ठीक, इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो सेटअप देखिए, एक कंटेनर है, ऊपर से बंद है, दो प्लेट लगाई है, ऊपर वाली मेटल प्लेट में बड़ा सा होल है। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम है, इसमें ऑयल भर रखा है, इसमें केशनली डुबो रखी है, जब इसको पिचकाएंगे तो ये फुहार आ जाएगी। ये एक्सरे सोर्स है, ये एक्सरे सोर्स इसलिए लगाया गया है कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से होते हुए नीचे आएंगी उनको एक्सरे द्वारा आयनाइज कर दिया जाएगा। ये माइक्रोस्कोप उस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप हमने लगा रखा है। तो चलिए, जैसे ही हमने इसको पिचकाया, यहाँ से तेल की फुहार इस कंटेनर में आना स्टार्ट हो गई। तेल की फुहार आई, ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ आ गई, इस कंटेनर में आ गई, बहुत सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स आ गई। ठीक है, बहुत सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स आ गई। इस प्रकार अब ये नीचे गिरेंगी, ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेंगी, तो होल से होते हुए ये कंटेनर के अंदर यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब यहाँ पर एक्सरे सोर्स चालू है, तो यहाँ से क्या निकल रही है? एक्सरेज निकल रही है। इस प्रकार क्या निकल रही है? एक्सरेज निकल रही है। और जब इन एक्सरेज के कांटेक्ट में ये ऑयल की ड्रॉपलेट आती है तो ये आयनाइज हो जाती है, मतलब इन पर चार्ज आ जाता है। जब ऑयल ड्रॉपलेट इन एक्सरेज के कांटेक्ट में आती हैं, टकराती हैं ये एक्सरेज, तो उनको आयनाइज कर देती है, मतलब उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ऑयल ड्रॉपलेट्स पर क्या आ जाता है? जब यहाँ से होके गुजरी ना कोई ऑयल ड्रॉप, तो उस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आयनाइज हो जाती है। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है मैं थोड़ी बड़ी बना देता हूँ। जो मान लीजिए यहाँ से होते हुए एक ऑयल ड्रॉपलेट आ गई, एक्सरेज से होते हुए इस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में मान लेता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा हुआ है, ई है। तो देखिए, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नेगेटिव चार्ज भी क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट को अपनी ओर खींचेगी, नहीं खींचेगी, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है नीचे, ये इस ऑयल ड्रॉपलेट को ऊपर धकेलने की कोशिश करेगी, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे। देखिए, इस पर दो फोर्स लगेगी, एक तो नीचे की तरफ लगेगा एफ ग्रेविटेशनल जो होता है एम जी, ठीक है, और एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, वो होगा एफ इलेक्ट्रिकल, वो होता है इस ऑयल ड्रॉपलेट पर जितना चार्ज है, चार्ज मान लिया क्यू होता है, क्यू आ गया इस पर, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। और जब एफ जी मतलब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स जब इस ऑयल ड्रॉपलेट पर बराबर हो जाए ना, इस केस में इसका जो वेग होता है नीचे जाने का वो कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ठीक है, नियत कांस्टेंट हो जाता है एफ ई और एफ जी कंडीशन में। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, नियत हो जाता है। चल मैं मिटा दूं, जगह की थोड़ी कम, चित्र आप बना लीजिए। ये जो है हम मिटाने के बाद एकदम क्लियर से मैं लिखूंगा, पूरा चित्र आप बना लीजिए, चित्र इंपॉर्टेंट है, और बनाइए। बनाने से क्या चीजें याद होती हैं, लिखने से चीजें याद होती हैं, चीजें बोलने से याद होती हैं, लिखने से याद होती है, देखने से याद होती हैं, और सुनने से याद होती हैं। तो देखो, सुनो, लिखो, बोलो, तब जाके अच्छी सी चीजें याद होती है। ठीक है, ये पूरा जो, अब ऑयल ड्रॉपलेट बना लेता हूँ सिर्फ मैं। ये ऑयल ड्रॉपलेट थी, इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर नीचे की एक फोर्स लग रहा था एफ ग्रेविटेशनल, तो कितना था एम जी, जहाँ एम क्या है मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट का द्रव्यमान, और ऊपर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था जो इस पर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, इस पर चार्ज कितना होगा, Q बराबर होगा N इंटू ई। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, N क्या होता है
एक इंटीजर होती है, इंटीजर पूर्णांक संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑयल ड्रॉपलेट पर जो नेगेटिव चार्ज होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 65 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 3.3 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, 4.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, 6.8 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक फिक्स अमाउंट में चार्ज का पैकेट होता है। एक इलेक्ट्रॉन या तो पूरा पूरा ऐसा थोड़ी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हो गया, आधा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, टूट के थोड़ी ट्रांसफर होगा। एक या तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, ठीक है। ऐसे ही किसी वस्तु पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 4.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलता है, आधा इलेक्ट्रॉन रह गया, आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो बस चिन्ह बदल जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव वस्तु पर चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 100 150 500 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी भी, पॉइंट्स में नहीं होगा। समझ में आई बात? इस कंडीशन को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा होता है पैकेट, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज का एक पैकेट है जिसका चार्ज कितना है? माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो एन का मान सदैव एक इंटीजर होगा। और ये चीज हमें क्या दिखाती है? क्वांटाइजेशन, 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 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा का मतलब फिक्स अमाउंट में उपस्थित कोई चीज, ठीक है, इस प्रकार। तो क्यू की जगह मैं एन ही लिख सकता हूं। और जब एफ ई बराबर एफ जी हो जाएगा, इस केस में जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की ओर जा रही है, इसका जो वेग होगा ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इस कंडीशन में तो हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एफ ई बराबर एफ जी, एफ कितना है? क्यू इंटू ई इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। ये ग्रेविटी है, तो त्वरण जिसका मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये होता है मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ये इस पर चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। चार्ज कितना है? एन इंटू ई, एन इलेक्ट्रॉन होंगे 5 10 15 जितने भी होंगे, इंटू ई बराबर एम जी। ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का फॉर्मूला है, देखिए नीट जैसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, मिलीगन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स, सारी चीजें दे देगा, एक मिस कर देगा। मास बताओ, ऑयल ड्रॉपलेट का मास बताओ, कंडीशन दे देगा एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। मास बताओ, ग्रेविटी का तो हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। या फिर कभी कभार इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी पूछ लेता है। कई बार इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूछ लेता है, ये पूछ लेता है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। और इसी से क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को डिटरमाइन किया गया। और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी एक्सप्लेन करता है ये एक्सपेरिमेंट। बहुत ही अच्छी बात है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मिटा देता हूं, चलिए। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकल के आया, कितना आया? जो हम लिखते आए हैं वो इतना ही आया, उससे थोड़ा सा कम आया। थोड़ा सा कम नहीं, बराबर ही आया। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव का 1.59 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आया इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक। और जो आज हम लिखते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसके बराबर ही है, ठीक है। ये चार्ज निकल के इस प्रकार आ गया। तो हमने चार्ज को डिटरमाइन कर लिया। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या कर ली? डिस्कवरी कर ली। अब सवाल खड़ा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर किस प्रकार व्यवस्थित है, किस प्रकार अरेंजमेंट है इसका, ठीक है। परमाणु मॉडल्स की बात करेंगे, एटॉमिक मॉडल्स की। तो देखिए पुराने समय से ही चीजें विद्वान रहे हैं, उनका दिमाग चलता रहा है। ऐसा थोड़ी है हमारी पीढ़ी है वही दिमाग लगाती है, पहले वाले भी दिमाग लगाते थे। ऐसे ही हम भारत के हैं तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे, भारतवासी हैं तो भारत की बात करेंगे। तो भारत में एक महर्षि हुए कणाद, उनका नाम था कणाद। उन्होंने क्या बताया कि जो प्रत्येक पदार्थ है, जो प्रत्येक पदार्थ होता है ना, सरल और अपरिवर्तनीय स्मॉल पार्टिकल्स
कणों से मिलकर बना होता है, जिनको क्या बोलते हैं, परमाणु कहा जाता है। बात इनकी ठीक है। फिर आए डाल्टन। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थोड़ी किताबों में दी गई है। हाँ, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखवाएंगे। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बात करें, डाल्टन ने क्या कहा कि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अविभाज्य मतलब अनडिवाइडेबल, जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात आज उनकी गलत है। परमाणु को आज तोड़ा जा सकता है। परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसको भी तोड़ा जा सकता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एटम बम में भी न्यूक्लियर फिजन ही होता है, नाभिक की विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं, उसके कारण एनर्जी निकलती है, जो घातक किरणें निकलती हैं, हाई एनर्जी निकलती है, वो एटम बम में निकलती है। तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिक की विखंडन अभिक्रियाओं के कारण यह जाता है। तो एटम बम की कहानी आजकल बहुत चल रही है न्यूज में। एटम बम की बात करें तो ये जो उत्तर कोरिया वाला जो किम जोंग है, ये अमेरिका को धमकी देते रहता है आए दिन, वाशिंगटन उड़ा देंगे, न्यूयॉर्क उड़ा देंगे। ठीक है, एक मिसाइल का मुंह कर रखा है उन्होंने वाशिंगटन की तरफ, एक का न्यूयॉर्क की तरफ, लेस कर रखा है एटम बम की तरह। अमेरिका बेचारा कहता है टेबल पे बैठ के बात कर लेंगे यार, बदतमीजी मत करो। उसे पता है वो सनकी है, बटन दबा भी सकता है। तो एटम बम की कहानी ये है। तो एटम बम में जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं के कारण ही घातक किरणें निकलती हैं, जिनके कारण लोग मरते हैं, और ये बहुत ही घातक रोग पैदा करती है शरीर में भी। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं। चलिए सबसे पहले हम डाल्टन थ्योरी की बात कर लेते हैं। पहली थ्योरी जो एटॉमिक मॉडल के लिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसका सबसे पहला पॉइंट मैं लिखना चाहूं तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, जो मैटर होता है ना, पदार्थ, अनडिवाइडेबल स्मॉल पार्टिकल्स, अनडिवाइडेबल स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है। अनडिवाइडेबल, अविभाज्य, जिसे और अधिक नहीं काटा जा सकता। लेकिन इनकी ये बात क्या होगी आज, गलत है। आज हम एटम या फिर एटम के जो न्यूक्लियस है उसको हम तोड़ सकते हैं। किसमें होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसा होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर तोड़ा जाता है। एटम बम की बात करें, एटम बम, इनमें क्या होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं, रिएक्शंस होती है, इस कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आज इनकी बात है, पहली बात तो गलत निकल गई। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि जो एक एलिमेंट होता है, कोई भी हो, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, एक एलिमेंट के सभी परमाणु समान होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। इनकी बात ये लगभग सही है, लेकिन आइसोटोप, समस्थानिक, इसके अपवाद हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है, इन्होंने क्या कहा, एक एलिमेंट के सभी एटम्स एक समान होते हैं, इनकी बात सही है, लगभग सही है, लेकिन इसके अपवाद हैं, एक्सेप्शंस क्या है, आइसोटोप्स, इसके अपवाद है। जैसे हाइड्रोजन है, इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख लीजिए, आपको मैं बना के दिखाता हूँ, परमाणु एटम बना के दिखाता हूँ हाइड्रोजन के लिए। ये भी मिटा देता हूँ, आपने हेडिंग डाल ली होगी, मिटा देता हूँ। तो जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की हम बात करें तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं। एक तो होता है प्रोटियम, इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसे बोलते हैं ट्राइटियम। देखो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब इनके नाभिक में एक प्रोटॉन है। ठीक है,
प्रोटॉन है तो बाहर एक प्रोटॉन से ही डिसाइड होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही रासायनिक गुणधर्मों को, रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एक ये तो इनका एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, लेकिन इसमें इनकी एटॉमिक मास है। इनका एटॉमिक मास मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर को जोड़कर, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़कर एटॉमिक मास निकाला जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन एक एक है। उदासीन परमाणु की बात है, जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं उतने ही बाहर कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। ठीक है, और हमने देखा कि एटॉमिक नंबर के आधार पर ही हमने पीरियडिक टेबल बनाई है, एटॉमिक नंबर की बेसिस पर ही हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। ठीक है, तो इनमें हम प्रोटॉन के नंबर की बात करें, इनका अगर मैं चित्र बनाऊं, इसका मैं अगर एटॉमिक चित्र बनाऊं, इसमें एक प्रोटॉन होगा और बाहर एक 1s के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा जो चक्कर काट रहा होगा। इसका अगर मैं चित्र बनाऊं तो इसमें भी एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन होगा, साथ में एक न्यूट्रॉन भी होगा, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में चक्कर काट रहा है। इस तीसरे ट्राइटियम की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, एक तो प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा। देखो तीनों में प्रोटॉन का नंबर 1-1 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1-1 है, लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें तो 0 और इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो देखिए न्यूक्लियस डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं है, एक ही एलिमेंट के 3 प्रकार के परमाणु है कि नहीं है, एटम्स है कि नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, एक एलिमेंट के सभी परमाणु एक समान होते हैं, लगभग बात ठीक है, लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, जो एक्सेप्शन जो आइसोटोप होते हैं इसके एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, इस पर फिर इन्होंने क्या बात बताई कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कभी भी समान नहीं हो सकते। अच्छी बात है, इनकी एकदम सही बात है ये। ठीक है, सही बात है कि दो, क्या बताया, तीसरा पॉइंट होगा, चलिए तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स समान नहीं हो सकते, अच्छी बात है इनकी। एलिमेंट्स की बात करें तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कभी भी समान नहीं हो सकते। हाँ, कुछ गुणधर्मों में कुछ प्रॉपर्टीज उनकी मैच कर सकती है, लेकिन एकदम सेम टू सेम नहीं हो सकते। अगर हम पीरियडिक टेबल की बात करें, उसमें ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कोई XYZ कोई भी ग्रुप आप उठा लीजिए, उसका आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करने वाले जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करेगी, लेकिन सभी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। ग्रुप में होने के बावजूद भी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भिन्नता, हाँ कुछ गुण उनमें सेम होते हैं, समानता दर्शा देते हैं, लेकिन एकदम सेम नहीं हो सकते। ये बात इनकी अच्छी है। चौथी बात इन्होंने क्या कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो परमाणु होते हैं एक निश्चित मात्रा में, निश्चित संख्या में कंबाइंड होकर यौगिक बनाते हैं। सही बात है इनकी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किसी एलिमेंट के एटम के साथ कितने दूसरे तत्व के कितने एटम जुड़ेंगे तब जाके यौगिक बनेगा। वो डिपेंड करता है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इस बात पर वो डिपेंड करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइंड होकर आपस में निश्चित संख्या में, ऐसा लिख देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, निश्चित संख्या में, ऐसा नहीं है कि निश्चित संख्या में कंबाइंड होकर केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स थे दो डाल्टन थ्योरी के थे।
लेकिन इनकी कुछ बातें ठीक भी थी, कुछ बातें फेल कर गई, फिर भी इन्होंने सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की, ठीक है। तो एटम का जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल पर अब आ गए हैं हम, थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, इसको थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन ने क्या बोला कि जो परमाणु होता है ना, एक ठोस गोला होता है जिसमें इसका जो द्रव्यमान होता है वो समान रूप से वितरित होता है, और इस पर जो धनावेश होता है वो भी इस पर समान रूप से वितरित होता है, और जो नेगेटिव आवेश होता है मतलब इलेक्ट्रॉन, इसमें धसे रहते हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। इस प्रकार जिस प्रकार तरबूज होता है, तरबूज के अंदर खाने वाला हिस्सा होता है, उसमें बीज धसे रहते हैं ना, उस प्रकार इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। और ठीक है, जब मैं बना देता हूँ, देखिए इन्होंने क्या बोला कि परमाणु एक ठोस गोला है जिसमें द्रव्यमान और धनावेश समान रूप से वितरित होता है, ठीक है, इस प्रकार, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार बीज की तरह धसे रहते हैं। ये थॉमसन भाई साहब थे, इनको क्या है कि तरबूज खाने का शौक था, तो इन्होंने वाटरमेलन मॉडल दे दिया, और द्रव्यमान भी समान रूप से वितरित होता है। जबकि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बना के दिखा दिया कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाहर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या बोल दिया, प्लम कह दिया इन्होंने, प्लम मतलब होता है बीज, पुडिंग, ये पुडिंग होती है धनावेशित भाग, ठीक है, बीज क्या होते हैं नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। पुडिंग क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं प्रोटॉन, ठीक है, और द्रव्यमान भी समान रूप से वितरित होता है। ये प्लम पुडिंग मॉडल है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। द्रव्यमान समान रूप से वितरित है, धनावेश समान रूप से वितरित है, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे हैं जैसे तरबूज के खाने वाले हिस्से में बीज धसे रहते हैं, इस कारण इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो ये जो होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज होता है, जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह मॉडल जो होता है एटम की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता को तो एक्सप्लेन कर देता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता को तो एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट आए, रदरफोर्ड का अल्फा कण परकिंसन प्रयोग, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जाता है, उसके बाद बोहर मॉडल आया, उसके बाद क्वांटम मैकेनिस्ट मॉडल आया, उसमें आगे के जो एक्सपेरिमेंट हुए उसमें ये मॉडल फेल कर गया। बस ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, थॉमसन मॉडल, काफी देर होगी, लगभग 1 घंटे का लेक्चर बन गया होगा। देखिए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे थॉमसन जो रदरफोर्ड है उसके गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की, और उस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन निकल के आए उनके बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल